यह फिल्म पर्वतीय क्षेत्र की उन महिलाओं को समर्पित है जिनका जीवन पानी का बोझ ढोते ढोते ढल जाता है। राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन की इस परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की का पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के इस बोझ को कम करने की दिशा में उठाया एक छोटा सा प्रयास है। स्प्रिंग शब्द सुनते ही आंखों के सामने पहाड़ों से निकलते पानी का चित्र आ जाता है, जो कहीं गाय तो कहीं शेर के मुंह की आकृति और कहीं प्लास्टिक या फिर लोहे के पाइप और कभी पत्ती के सहारे जमीन पर निरंतर गिरता रहता है। मानो ये बता रहा हो कि पहाड़ जैसी कठिनाइयों से परेशान ना होना, बस मेरे जैसे बहते रहना। इन्हीं स्प्रिंग्स का पानी मिलकर छोटे गाढ़ गधेरे बनाते हैं और फिर बड़ी नदियाँ। इनका पानी इतना साफ और शीतल है कि मानो कवि गोपाल सिंह नेपाली ने अपनी कविता यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल की रचना इन्हीं को देखकर की हो। पर्वतीय अंचल के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए इन्हीं स्प्रिंग्स पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। घाटी में बहने वाली नदी के जल को चोटियों पर बसे गांवों तक पहुंचाना आर्थिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए गांवों के पास निकलने वाले स्प्रिंग्स ही गांवों की जलापूर्ति के मुख्य स्रोत हैं, या यूं कहें कि पर्वतीय क्षेत्रों में गांव इन स्प्रिंग्स के पास ही बसाए गए हैं। पुराने समय में सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी जिसमें स्थानीय लोग इनके संरक्षण के लिए इन्हें भगवान का घर मानते थे और इनके पास एक मंदिर या किसी देवता की प्रतिमा लगा दी जाती थी ताकि कोई भी इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या गंदगी करने से डरे। घरों में पाइप सप्लाई आने के बाद स्थानीय लोगों की इन जल स्रोतों के प्रति उदासीनता से इनके संरक्षण की लोक परंपरा खत्म होती चली गई और ये सूखते चले गए। हालांकि हम ये भूल गए कि पाइप और नदियों में आने वाला पानी का स्रोत भी तो ये स्प्रिंग्स हैं। धीरे धीरे पानी की किल्लत शुरू हुई तो लोगों को दोबारा इनकी याद आई। नीति आयोग की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हिमालय क्षेत्र की लगभग 5 करोड़ और संपूर्ण देश की 20 करोड़ जनसंख्या की जल सुरक्षा इन स्प्रिंग्स के बिना संभव नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले ये तथ्य भी सामने आते हैं कि स्प्रिंग्स की संख्या पर उपलब्ध तमाम आंकड़े इनकी संभावित संख्या से काफ़ी कम हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के क्रमशः केवल 3% और 12% गांवों में ही स्प्रिंग्स हैं, जबकि इसके विपरीत वास्तव में इन राज्यों के प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्प्रिंग्स तो मिल ही जाता है। इसलिए नीति आयोग द्वारा भारतीय हिमालय क्षेत्र के सभी स्प्रिंग्स की वेब आधारित इन्वेंटरी पर जोर दिया ताकि स्प्रिंग्स पर एक आधारभूत डेटाबेस उपलब्ध कराकर इनके पुनर्जीवीकरण के लिए एक ठोस पहल की जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, जो कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक शोध एवं विकास समिति है, के वैज्ञानिकों द्वारा स्प्रिंग के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का निर्णय लिया गया है। एक परियोजना राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के जम्मू सेंटर द्वारा हम लोगों के इस मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की तावी नदी के क्षेत्र में स्प्रिंग्स का डाटाबेस कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही कई स्प्रिंग्स को पुनर्जीवित करने की योजना में भी काम किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये परियोजना की समाप्ति के बाद ये सारे स्प्रिंग्स के पुनर्जीवन में सहायता मिलेगी तथा जो जल सिक्योरिटी की जो बात आती है बार बार, उसमें यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जम्मू और कश्मीर वैसे तो अपनी सदाबहार नदियों के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन जल स्रोतों की बात करें तो यहाँ के स्प्रिंग्स, जिन्हें स्थानीय भाषा में चश्मा या नाग कहते हैं, भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं है। चश्मे शाही अर्थात रॉयल स्प्रिंग अपने ताजे स्वादिष्ट पानी के लिए, अनंतनाग अर्थात सैकड़ों स्प्रिंग्स का शहर, वेरीनाग झेलम नदी के उद्गम का चश्मा, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो सूबे में स्प्रिंग्स की महत्ता को बयां करते हैं। 100 फैमिली है जो इसी चश्मे का पानी पीने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे नहाने से जो पाप होते हैं इंसान के वो धुलते हैं और यहाँ पे हर साल मेला लगता है। ये बहुत पुरानी बोली है। जम्मू क्षेत्र की तवी नदी, जिसे सूर्यपुत्री भी कहते हैं, क्षेत्र में एक धार्मिक महत्व रखने के साथ साथ क्षेत्र की लगभग 30 लाख से भी अधिक की जनसंख्या की जीवन रेखा है और यह एक स्प्रिंग जनित नदी है। तवी नदी का उद्गम लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर भदरवा के पास कैलाश कुंड में होता है। वहाँ से सेओजधार, चारागाह और चेनानी से गुजरते हुए यह नदी उधमपुर में प्रवेश करती है। उधमपुर जिला, जिसे बावलियों का शहर भी कहते हैं, में सैकड़ों बावलियों और चश्मों से बनी नदियाँ जैसे देविका, वीरुन, झज्जर,
इत्यादि इसमें मिलती हैं। चेनैनी से आगे उधमपुर और जम्मू में नदी पर बढ़ती हुई आबादी का दबाव साफ देखा जा सकता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा तवी नदी के ऐतिहासिक जल प्रवाह की ट्रेंड एनालिसिस के अध्ययन से पता चलता है कि नदी का जल प्रवाह वर्ष दर वर्ष कम हो रहा है। बात तब और भी अधिक चिंताजनक हो जाती है जब जल प्रवाह के घटने की दर गैर मानसून महीनों में उल्लेखनीय हो। तवी नदी के जल गुणवत्ता के आंकड़े भी कुछ अच्छी तस्वीर बयां नहीं करते हैं। जम्मू और कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो जम्मू के आसपास तवी नदी के जल में DO यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक मात्रा से काफ़ी कम है, जबकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा तय सीमा से काफ़ी अधिक है। तवी नदी हमारे जम्मू क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। नॉन मानसून सीजन में इस नदी में पानी की काफ़ी कमी रहती है तथा इस बेसिन में कोई भी ग्लेशियर नहीं है। अतः जो इस बेसिन का, इस रिवर का लीन सीजन का फ्लो है, हजारों स्प्रिंग्स हैं इस बेसिन में, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस बेसिन के स्प्रिंग्स पर अभी तक कोई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं हुआ है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, उसका एक क्षेत्रीय केंद्र है पश्चिमी हिमालय क्षेत्रीय केंद्र जम्मू, तो उन्होंने इन स्प्रिंग्स का विस्तृत अध्ययन करने का फैसला किया। और हमारा ये भी पर्पस है कि किस तरीके से इन स्प्रिंग्स को रिजुविनेट और रिचार्ज किया जा सकता है ताकि ये सस्टेन्ड वे में इनका इस्तेमाल किया जा सके। अगर तवी नदी के कैचमेंट की बात करें तो यह 2200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह समुद्र तल से 290 मीटर से लेकर लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिलों उधमपुर, जम्मू, सांबा और रियासी में फैला हुआ है और अधिकांश भाग वन आच्छादित है। ऐसे विषम परिस्थिति वाले कैचमेंट में स्प्रिंग जैसे छोटे जल स्रोत को ढूंढना एक निहायती कठिन कार्य था, जिसके लिए जरूरत थी एक ठोस नीति की। इसके लिए सबसे पहले हमने सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट से जो मेजर स्प्रिंग्स थे उनको डिजिटाइज किया। उसके बेसिस पे स्प्रिंग डेंसिटी का आंकलन किया गया और साथ ही विभिन्न स्रोतों से विलेज मैप, लैंड यूज लैंड कवर मैप, ड्रेनेज मैप और जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप तैयार किए। इन मैप की मदद से सर्वे का एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसके कारण तय समय में सर्वे कार्य संपन्न हो पाया। सर्वे के दौरान फील्ड स्टाफ द्वारा भरे फॉर्म में लिखावट के कारण काफ़ी त्रुटियां देखने को मिली और इन फॉर्म्स को डिजिटल फॉर्म में रूपांतरित करने में भी अच्छी खासी मेहनत लग रही थी। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आंकड़े संग्रह एवं विश्लेषण के कुछ उन्नत टूल जैसे कोबो टूल बॉक्स का उपयोग करके एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया। इस ऐप में ज़्यादातर सर्वे प्रश्न के उत्तर विकल्प के रूप में ड्रॉप डाउन मेनू में दिए गए, जिससे मानवीय त्रुटि को खत्म किया जा सके। इसके साथ साथ यह मोबाइल ऐप मोबाइल फ़ोन के GPS और कैमरे का उपयोग कर स्प्रिंग को जियो टैग करने में भी सक्षम था। इसके साथ साथ सर्वे फॉर्म को डिजिटाइज करने जैसे बोझिल कार्य से भी बचा जा सका। इस परियोजना के अंतर्गत जम्मू क्षेत्र की तवी नदी के जलग्रहण क्षेत्र के 469 स्प्रिंग्स के 35 से ज़्यादा मापदंडों पर सूचना एकत्रित की गई। 469 स्प्रिंग्स में से 403 स्प्रिंग्स बारहमासी पाए गए, जबकि 66 स्प्रिंग्स मौसमी पाए गए। सर्वे के दौरान यह देखा गया कि तवी नदी के जलग्रहण क्षेत्र के 500 से 1000 मीटर के भूभाग में सबसे ज्यादा स्प्रिंग्स हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि इस विशेष ऊंचाई पर स्थानीय भौगोलिक और भूगर्भीय परिस्थितियां स्प्रिंग उत्पत्ति के लिए अनुकूल हैं। लगभग 77% स्प्रिंग्स उनके जल प्रवाह के आधार पर मेंजर वर्गीकरण की 6ठी तथा 7वीं श्रेणी में आते हैं। 9% स्प्रिंग ऐसे पाए गए जिनका जल प्रवाह 60 लीटर प्रति मिनट से अधिक है। 14% स्प्रिंग्स ऐसे पाए गए जिनमें साल के कुछ महीने ही जल प्रवाह होता है। 347 स्प्रिंग्स यानी कि 78% स्प्रिंग्स ऐसे हैं जिन पर एक गांव निर्भर है, जबकि 21 स्प्रिंग्स ऐसे पाए गए जिन पर 4 या 4 से अधिक गांव निर्भर हैं। अगर निर्भरता स्तर की बात करें तो 38 स्प्रिंग्स ऐसे हैं जो उस गांव की जीवन रेखा है, जबकि 431 स्प्रिंग्स ऐसे हैं जहां पर गांव वालों के पास इनके अलावा पानी के कुछ अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। ज़्यादातर स्प्रिंग्स पर 50 से 250 लोग प्रति स्प्रिंग्स निर्भर पाए गए, जबकि 39 स्प्रिंग्स ऐसे पाए गए जिन पर 1000 से भी ज़्यादा लोग निर्भर हैं। 96% स्प्रिंग्स या तो सरकारी या ग्राम पंचायत के स्वामित्व की जमीन पर पाए गए।
हालांकि इनके ऊपर के जलग्रहण क्षेत्र में अधिकांशतः या तो कृषि भूमि है या जंगल है। इसके साथ ही स्प्रिंग्स के जल के भौतिक मापदंड जैसे स्वाद, गंध, रंग, पीएच, ईसी, टीडीएस, एल्कलिनिटी का ऑन साइट पर तथा जल में पाए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों का प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया। Apart from the dependability of spring water flow, झरनों के पानी के प्रवाह की निर्भरता के अलावा पानी की गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। WSRC जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में हम झरनों के विभिन्न जल गुणवत्ता मानकों जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, लोहा और कई अन्य के लिए पानी के नमूनों का विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम सुनिश्चित हो सके कि यह पानी के नमूने पीने के पानी के मानकों के भीतर आते हों। इसके अलावा हम प्रत्येक झरने के लिए जल पुनर्भरण क्षेत्रों का पता लगाने के कार्य में जुटे हैं। स्प्रिंग्स जल की गुणवत्ता की बात करें तो 83% स्प्रिंग्स का जल हल्का सा क्षारीय पाया गया, जबकि 14% स्प्रिंग्स का जल अम्लीय पाया गया। हालांकि इन स्प्रिंग्स के जल का पीएच पीने के पानी के भारतीय मापदंडों के लिए निर्धारित सीमा के अंदर पाया गया। 22 स्प्रिंग्स का पानी निर्धारित सीमा से अधिक अम्लीय या क्षारीय पाया गया। अगर जल में पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ अर्थात टीडीएस की बात करें तो केवल 4.5% स्प्रिंग्स ही ऐसे पाए गए जिनके जल की गुणवत्ता स्वीकार्य सीमा से अधिक है। हालांकि सभी स्प्रिंग्स का जल टीडीएस के मापदंड के आधार पर वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अनुमेय सीमा यानी परमिसिबल लिमिट के अंदर पाया गया। सर्वे स्प्रिंग्स के जल गुणवत्ता के विभिन्न मापदंडों के पॉइंट डाटा के आधार पर तवी कैचमेंट के स्थानिक मानचित्र तैयार किए गए। ये मानचित्र कैचमेंट में भूमिगत जल की गुणवत्ता के विभिन्न मापदंडों की स्थानिक परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करते हैं और कैचमेंट में उच्च गुणवत्ता वाले भूजल क्षेत्रों को चिन्हित करने में अत्यधिक सहायक हैं। के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े स्प्रिंग्स की पुनर्जीवीकरण संबंधी योजना बनाने में अहम है। इससे महत्वपूर्ण स्प्रिंग्स के बारे में जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही उनके पुनर्जीवीकरण की संभावनाओं की भी पड़ताल हो जाती है। परंतु हम यहीं पे नहीं रुके। हमारा यह भी उद्देश्य था कि उन स्प्रिंग्स को भी चिन्हित किया जाए जो संवेदनशील हैं और जिन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता है। स्प्रिंग्स को संवेदनशील बनाने वाले कारक जैसे स्प्रिंग्स जल प्रवाह परिमाण, वर्ष भर स्प्रिंग जल की उपलब्धता, स्प्रिंग्स पर कुल आश्रित जनसंख्या, निर्भरता का स्तर, पानी के वैकल्पिक स्रोत की उपलब्धता, स्प्रिंग्स जल प्रवाह की परिवर्तनशीलता, स्प्रिंग्स के पानी की हाइड्रोजन क्षमता अर्थात पीएच और पूर्णतः खुले हुए ठोस पदार्थ अर्थात टीडीएस के वेटेज तय किए गए और प्रत्येक स्प्रिंग का कुल संवेदनशीलता सूचकांक की गणना की गई। कुल संवेदनशीलता सूचकांक के आधार पर सभी स्प्रिंग्स को 3 वर्गों उच्च संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और निम्न संवेदनशील में बांटा गया। इनमें ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि पूरे तवी जलग्रहण क्षेत्र के किसी भी स्प्रिंग्स की संवेदनशीलता निम्न नहीं पाई गई। सर्वे किए गए स्प्रिंग्स में 51 स्प्रिंग्स अत्यधिक संवेदनशील हैं जिन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता है, जबकि 419 स्प्रिंग्स मध्यम संवेदनशील हैं जिन्हें समय समय पर निगरानी करने की जरूरत है ताकि इन्हें भविष्य में सूखने से बचाया जा सके। सर्वे के दौरान एक बात गौर की गई कि स्प्रिंग्स के रिनोवेशन के प्रयास तो काफ़ी हुए हैं, मसलन स्प्रिंग्स आउटलेट को पक्का करना और उसका सौंदर्यीकरण करना, लेकिन रिजुविनेशन कहीं दिखाई नहीं दिया। ईश्वर परियोजना के अंतर्गत स्प्रिंग के 35 पैरामीटर्स के लिए जो डेटा एकत्रित किया गया उसको स्टोर करना और उसको स्टेक होल्डर्स के लिए उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को पूरा करने के लिए हमने आज की अत्यंत आधुनिक तकनीक जिसे हम जीआईएस कहते हैं उसका प्रयोग किया और हमने सारे डेटा को जीआईएस में कन्वर्ट किया। इस डेटा को आम जनता को अच्छे से विजुअलाइजेशन करने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक वेबजीएस पोर्टल बनाया जिसे डेवलप करने के लिए हमने जियो सर्वर, जावास्क्रिप्ट, HTML का प्रयोग किया। ये आप देख सकते हैं कि पोर्टल जिसका नाम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हिमालयन स्प्रिंग्स फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिजुविनेशन अर्थात ईश्वर है और यह पोर्टल नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज अध्ययन के अंतर्गत विकसित किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये तवी रिवर कैचमेंट की बाउंड्री है और ये जो रेड कलर के सर्किल हैं ये जो जियोटैग किए गए स्प्रिंग्स को दिखाता है। प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी विभिन्न टैब जैसे अबाउट प्रोजेक्ट्स, ओवरव्यू, बैकग्राउंड, स्टडी एरिया, प्रोजेक्ट टीम, इन्फोग्राफिक,
गैलरी के अंतर्गत दी गई है। अगर आपको किसी स्प्रिंग्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप गेट फीचर्स इन्फॉर्मेशन टूल में जाकर गेट स्प्रिंग इन्फॉर्मेशन में डबल क्लिक करके और जिस भी स्प्रिंग की डिटेल जानकारी चाहिए उस पर डबल क्लिक करने पे उस स्प्रिंग का चित्र आपके सामने आ जाएगा। उसका डेट ऑफ सर्वे और टाइम, डिस्चार्ज और डिटेल जानकारी चाहने के लिए आप व्यू मोड डिटेल्स में जाएंगे, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन में स्प्रिंग नेम, टाइप ऑफ स्प्रिंग, नेचर ऑफ स्प्रिंग्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में लैंड ओनरशिप और डिपेंडेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशंस, यूजेस, डिग्री ऑफ थ्रेट, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसेस, स्प्रिंग के जल की वाटर क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। किसी भी स्प्रिंग को भविष्य में सूखने से बचाने के लिए उसके रिचार्ज एरिया को चिन्हित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि यह एक कठिन कार्य है, लेकिन स्थानीय भूवैज्ञानिक मानचित्रों, भू रासायनिक विश्लेषणों, आइसोटोपिक एनालिसिस तथा हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की मदद से स्प्रिंग के संभावित रिचार्ज एरिया को चिन्हित किया जा सकता है। स्प्रिंग का रिचार्ज एरिया पता चल जाने पर जल संरक्षण के उपाय स्थानीय टोपोग्राफी के अनुरूप नियोजित किए जा सकते हैं। इस दौरान स्थानीय चट्टानों के फ्रैक्चर और फॉल्ट का बारीकी से विश्लेषण किया गया और इन चट्टानों के डिप कोण एवं स्ट्राइक का पता लगाया गया, जिसके आधार पर भूजल के प्रवाह का आकलन किया जाता है। पूरे अध्ययन क्षेत्र में स्थानों पर वर्षा मापी यंत्र भी लगाए गए, जो कि दैनिक वर्षा आंकड़े मापने के काम तो आते ही हैं, साथ में समस्थानिक विश्लेषण के लिए नमूने एकत्रित करने के काम भी आते हैं। समस्थानिक विश्लेषण के आंकड़ों के आधार पर रावी जलग्रहण क्षेत्र के लिए लोकल मीटियोरिक वाटर लाइन विकसित की गई। इसके साथ ही स्प्रिंग्स के जल के समस्थानिक विश्लेषण के आंकड़े एवं एल्टीट्यूड इफेक्ट के आधार पर विभिन्न स्प्रिंग्स के संभावित रिचार्ज एरिया की ऊंचाई का भी आकलन किया गया। विभिन्न स्प्रिंग्स के जल प्रवाह का विश्लेषण कर स्प्रिंग्स को पोषित करने वाले जलभृत की जानकारी जुटाई गई। साथ ही स्प्रिंग्स के जल के विभिन्न समय पर एकत्रित किए गए जल का रासायनिक विश्लेषण भी किया गया। सभी विश्लेषणों के आधार पर स्प्रिंग्स के संभावित रिचार्ज एरिया का चिन्हीकरण किया गया। परियोजना में एकत्रित एवं विकसित जानकारी को स्थानीय हितधारकों के साथ समय समय पर साझा किया गया और उनके विचार भी लिए गए। प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय युवकों को स्प्रिंग प्रहरी के रूप में तैयार किया गया ताकि वे अपने स्प्रिंग्स को संरक्षित कर सकें। स्प्रिंग्स के वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को पारंपरिक ज्ञान के साथ समावेशित कर जन भागीदारिता से इन जल स्रोतों का कायाकल्प किया जा सकता है, जो शायद आज देश की जल सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। And with the support of NIH, we will work on a special strategy for Ladakh in terms of springshed management and development. पहाड़ी क्षेत्रों में स्प्रिंग शेड को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पर तेजी से काम करना है।